नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टैबलेट में। दोस्तों, झारखंड में पैरामेडिकल का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, तो यहाँ पे हम लोग 2022 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। और इससे पहले हम लोग बायोलॉजी के भाग को हम लोग देख चुके हैं। जो बायोलॉजी में आपको क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं 2022 में, इसको हम लोग देख चुके हैं। और अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे आपको जो फिज़िक्स में आपको क्वेश्चंस पूछे गए थे। देखिए यहाँ पे आपको क्या है, इस आपको एग्ज़ाम में क्या है कि आपको नेगेटिव मार्किंग है। तो एग्ज़ाम देते वक्त आप ये ध्यान रखिएगा कि कम से कम क्वेश्चंस को आप गलत करें, ताकि आप जो क्वेश्चन सही बनाए हैं उससे आपको मार्क्स नहीं कटें। तो नेगेटिव मार्किंग का थोड़ा ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। और यहाँ पे चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अभी। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक ए लेंस। तो लेंस का बनाने में किसका उपयोग नहीं होता है। तो ऑप्शन ए में हो गया जल, या फिर बी में हो गया कांच, या फिर प्लास्टिक, या फिर डी में हो गया मिट्टी। तो इसका जो सही जवाब है ये है मिट्टी। मिट्टी का इस्तेमाल लेंस बनाने में नहीं किया जाता है। आप सोचेंगे कि जल यहाँ पे कैसे नहीं हुआ। तो देखिए वाटर जो है, वाटर का प्रॉपर्टी है कि ये क्या करता है, लाइट को रिफ्रैक्ट करता है। मतलब लाइट को रिफ्रैक्ट करता है मतलब लाइट को बेंड करता है, मोड़ता है जब इससे गुजरती है लाइट। और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये 1.33 है। लगभग लेंस जिनसे बनते हैं उससे काफ़ी कम है। लेकिन कुछ प्रॉपर्टी जो लेंस का है ये वाटर में भी होता है, इसलिए इसको यहाँ पे आंसर ऑप्शन में इसको रखा गया है। तो इसका जो सही जवाब है ये हो गया आपका क्ले, यानी मिट्टी। कांच का इस्तेमाल तो लेंस बनाने में होता है, कुछ प्लास्टिक का भी लेंस बनाने में होता है। तो यहाँ पे चलिए, जो यहाँ पे आपका जो सही जवाब हो गया ये क्या हो गया, मिट्टी। मिट्टी का इस्तेमाल लेंस बनाने में नहीं होता है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या पूछ रहा है कि जो है लंबाई 5 मीटर है और देखिए त्रिज्या 1 मिलीमीटर है के तार का प्रतिरोध क्या है, 1 ओम है। समान पदार्थ के तार की लंबाई क्या होगी जो समान तापमान पर 2 मिलीमीटर त्रिज्या के साथ 1 ओम का प्रतिरोध देगा। तो देखिए इसके लिए आपको एक फॉर्मूला आप जानते हैं, रेसिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो गया, रो इंटू क्या हो गया, एल बाई ए। तो एल यहाँ पे क्या हो गया, ये कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर यानी तार की लंबाई हो गया। ये हो गया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और यहाँ पे देखिए चूँकि यहाँ पे हम लोग को मिलीमीटर में त्रिज्या दिया गया है, तो जब हम लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, नीचे में पाई आर स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ पे दो कंडीशन हम लोगों का है। तो देखिए पहला कंडीशन यहाँ पे क्या है कि आपका देखिए प्रतिरोध कितना है, 1 ओम है। और इज इक्वल टू रेसिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो गया, रो इंटू एल आपका कितना हो जाएगा, 5 मीटर यहाँ पे लंबा तार है, बाई क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 मिलीमीटर जो है इसको आप किस में बदलिएगा, इसको मीटर में बदलिएगा तो क्या होगा, 0.001 होगा और इसका स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या निकल के आएगा आपको, 1 इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, रो इंटू क्या हो जाएगा, 5 बाई, यहाँ पे पाई लिखेंगे, 1 इंटू 10⁻⁻6 यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको निकल के आएगा फर्स्ट कंडीशन में। सेकंड में क्या हो जाएगा कि देखिए यहाँ पे प्रतिरोध तो इसका क्या हो गया, 1 है, 1 ओम है। और यहाँ पे देखिए रो इंटू एल हम लोगों को नहीं मालूम है। ठीक है, सेकंड कंडीशन में लेंथ हम लोगों को नहीं मालूम है, त्रिज्या यहाँ पे दिया हुआ है, तो पाई क्या लिखेंगे, इंटू आर का स्क्वायर लिखेंगे, 0.002 इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा आपका, 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू एल बाई पाई इंटू 4 इंटू 10⁻⁻6 होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 का जब आप स्क्वायर कीजिएगा क्या आ गया, 4 आ गया। तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में बराबर है, तो इसलिए राइट हैंड साइड भी आपका क्या होगा, बराबर होगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं रो इंटू 5 बाई
पाई इंटू 1 × 10⁻⁻6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू एल बाई पाई इंटू 4 इंटू क्या हो जाएगा 10⁻⁻6। तो यहाँ पे देखिए आपको पाई और 10⁻⁻6 है ये आपका कट जाएगा, रो भी आपका कट जाएगा। तो L इज इक्वल टू क्या आपको बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 5 × 4 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो आंसर निकल के आया ये कितना है, ये आपका है 20 मीटर। ठीक है, तो तार की लंबाई यहाँ पे कितना होगा 20 मीटर होगा। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इसमें क्या पूछ रहा है कि नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन सोलर फर्नेस। तो सौर भट्टी में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार जो है या उसका नाम बताने बोल रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में हो गया अवतल या फिर उत्तल या फिर समतल या फिर अवतलोत्तल। तो देखिए इसका जो सही जवाब है ये क्या होगा, ये होगा आपका अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर का यूज़ होता है कहाँ पे, सौर भट्टी में। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इसमें आपको क्या पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये आपका जो मिरर फार्मूला है और फिर जो आपका मैग्नीफिकेशन का फार्मूला है उस पर बेस्ड है ये क्वेश्चन। आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस लंबाई वाले एक उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, आवर्धन इसका पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपको दर्पण का जो फार्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू क्या हो गया 1/f हो गया, और जो मैग्नीफिकेशन का आपका फार्मूला होता है -v/u। तो इसमें आप बैठाइएगा ये दोनों फार्मूले से, तो ये आपका सॉल्यूशन यहाँ पे निकल के आएगा, और इसका आंसर कितना होगा ये आप कमेंट करेंगे। तो चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें आपको क्या पूछ रहा है कि हाउ मच मोर हीट इज़ प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर इफ़ द करंट इज़ डबल्ड। बोल रहा है कि सुचालक में कितनी अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी यदि विद्युत धारा दोगुनी कर दी जाए। ऑप्शन ए में हो गया आपका मूल मात्रा की दोगुनी या फिर मूल मात्रा की तिगुनी या फिर 4 गुनी या फिर 5 गुनी। तो देखिए इसका एक फार्मूला है, क्या फार्मूला है आप जानते हैं, ऊष्मा हीट बराबर क्या हो गया I² RT। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि विद्युत धारा को दोगुना कर दिया जाए। तो विद्युत धारा देखिए यहाँ पे जो है ये I² है, तो विद्युत धारा को अगर दोगुना कर दिया जाए तो ये क्या होगा, स्क्वायर हो गया क्या हो गया दोगुना, दोगुना क्या स्क्वायर क्या हो गया 4 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब होगा ये फिर कितना होगा कि ऊष्मा जो उत्पन्न होगी ये क्या होगी मूल मात्रा की 4 गुनी होगी। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इसमें आपको क्या पूछ रहा है, तो देखिए इसमें आपको क्या पूछ रहा है कि एक कण जो है जब आरंभिक गति के साथ प्रक्षेपित किया जाता है तो 50 मीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, जब दोगुनी आरंभिक गति के साथ प्रक्षेपित किया जाएगा तो इसी पृष्ठ पर यह दूरी तय करेगा। तो मतलब इसमें रेंज पूछ रहा है कि अगर मतलब जो आरंभिक गति है उसको दोगुनी कर दिया जाए तो इसका क्या रेंज होगा, कितनी दूर जाएगा। ठीक है, तो रेंज का देखिए यहाँ पे आपको फार्मूला क्या होता है u² इंटू साइन 2θ बाई क्या हो गया g। तो देखिए इसमें आपको बैठाना है, तो देखिए u जो है यहाँ पे है, u हम लोगों को नहीं मालूम है, आरंभिक गति यहाँ पे नहीं मालूम है। ठीक है, अगर इसको बोल रहा है कि दोगुना कर दिया जाए तो क्या होगा, इसमें क्या प्रभाव आएगा रेंज में। तो दोगुना कर दिया जाए तो यहाँ पे देखिए u² है तो ये कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। तो आरंभिक गति से जब फेंका था तो यहाँ पे कितना दूरी गया था, ये 50 मीटर गया था, और अब जब आरंभिक गति को दोगुना कर दिया है तो फिर ये कितना हो जाएगा 50 इंटू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 200 मीटर। तो ये आपको कितना आंसर निकल के आएगा 200 आएगा, ये ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इसमें आपको क्या पूछ रहा है कि 250 मीटर पर सेकंड की गति की एक गति के साथ चलती 20 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली को रोकने के लिए आवश्यक औसत बल होगा जब यह 12 सेंटीमीटर की दूरी से लकड़ी में घुसती है। देखिए जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको आंसर कितना निकल के आएगा 5.2 इंटू 10⁻³ न्यूटन, ये आपको आंसर आएगा। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पे क्या
पूछ रहा है कि देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि एक व्यक्ति दीवार को धक्का लगाता है और इसे विस्थापित करने में नाकाम रहता है। यह डैश करता है, क्या करता है, ऋणात्मक कार्य या फिर धनात्मक किंतु अधिकतम कार्य नहीं, या फिर कोई कार्य नहीं, या फिर अधिकतम कार्य। तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं, वर्क इज इक्वल टू क्या जानते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जानते हैं। अब ये चूंकि आदमी क्या कर रहा है, ये व्यक्ति क्या कर रहा है, दीवार को धक्का दे रहा है। तो दीवार को जब धक्का दे रहा है तो फिर इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट तो हुआ नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जीरो है, तो फिर क्या हो जाएगा, आपका वर्क क्या हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी जो है, नो वर्क एट ऑल, कोई कार्य नहीं, कोई कार्य नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या पूछ रहा है कि एक हल्की और एक भारी पिंड का एक समान संवेग है, किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी। बोल रहा है कि देखिए एक क्या है कि भारी पिंड है और एक क्या है, हल्की पिंड है। अब बोल रहा है इसका संवेग क्या है, समान है। संवेग समान है मतलब P इज इक्वल टू क्या हो गया, m इंटू भी। अब देखिए ये दो स्थिति है यहाँ पे, एक हो गया हल्की वस्तु के लिए, एक हो गया भारी वस्तु के लिए। तो हल्की वस्तु के लिए देखिए m इंटू भी मान लेते हैं, यहाँ पे हल्की वस्तु मान लेते हैं, ठीक है, मानते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। तो मान लेते हैं कि हल्की वस्तु कितना है, 2 kg का है, और इसका वेलोसिटी कितना है यहाँ पे, ये आपका 5 मीटर पर सेकेंड है यहाँ पे। और इसमें देखिए यहाँ पे हम लोग क्या मानते हैं कि जो भारी वस्तु है उसका मास कितना है, 5 kg है, ठीक है। और आपका यहाँ जो वेलोसिटी है उसका भारी वस्तु का ये कितना है, ये हम लोग मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड है। तो देखिए यहाँ पे दोनों स्थिति में जो है संवेग तो बराबर है, लेकिन जब आप इसका काइनेटिक एनर्जी निकालिएगा तो देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। ठीक है, तब यहाँ पे आपको क्या निकल के आएगा, जो हल्की वस्तु है इसका क्या निकल के आएगा, काइनेटिक एनर्जी जो होगा ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन ए है ये आपका सही होगा कि हल्का पिंड जो है द लाइट बॉडी, तो इसका क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसमें हम लोग देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है। इसमें क्या पूछ रहा है कि देखिए बोल रहा है कि दी हुई एक धुरी पर एक पिंड का जड़त्व जो है, जड़त्व संवेग कितना है। देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है 2.4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए आपको जो काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना दिया हुआ है, 750 जूल दिया हुआ है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एंगुलर एक्सेलरेशन आपको 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। मस्ट बी अप्लाइड अबाउट दैट एक्सिस फॉर, तो कितने समय के लिए इसको यहाँ पे अप्लाई किया गया है। तो देखिए यहाँ पे टाइम आपको पूछ रहा है, तो टाइम आपको यहाँ पे पूछ रहा है, लेकिन इसको अब निकालेंगे कैसे, तो इसके लिए भी फॉर्मूला है। इसके लिए आपको क्या फॉर्मूला है, देखिए काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, 1/2 आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो आई यहाँ पे तो आपका हो गया क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, ओमेगा क्या हो गया, ये आपका एंगुलर वेलोसिटी हो गया। तो चूंकि देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये आपका काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है 750 जूल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका कितना है 2.4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और उसके बाद देखिए ओमेगा यहाँ पे निकालना है हम लोगों को। तो इस फॉर्मूले में हम लोग बैठाएंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 750 बराबर 1/2 इंटू 2.4 इंटू क्या लिखेंगे, ओमेगा स्क्वायर। तो ये देखिए पॉइंट को हटा दीजिए, यहाँ पे बाई 10 लिख सकते हैं, तो 12 दूनी 24 हो गया। और यहाँ पे हम लोग क्या काट सकते हैं, 12 दूनी 24, और फिर 12 25 60, 12 छक 72, 12 छक 72 हो गया। और यहाँ पे देखिए 3 0, तो ये इससे नहीं कटेगा, 6 से यहाँ से काट सकते हैं, 6 चले 24, और यहाँ पे क्या हो गया 6 का 6, और आपका 6 दूनी 12 और 6 25 30, 125 यहाँ पे आएगा। यहाँ पे कितना हुआ, 4 हुआ। तो 2 से इसको काटिए, देखिए 2 2 कट गया, 2 दूनी 4 हो गया, और फिर जो 2 बचा इसको 5 यहाँ पे बचेगा, कट जाएगा, तो 2 5 10। तो इस तरीके से देखिए ओमेगा स्क्वायर जो आपको होगा ये कितना हो जाएगा, 125 गुना 5 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 625। तो सिर्फ ओमेगा जब आप निकालिएगा तो इसको कितना आएगा,
सिर्फ ओमेगा निकालिएगा तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 625 बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका 25 हो जाएगा। मतलब जो एंगुलर वेलोसिटी आपका निकल के आया ये कितना आया, 25 रेडियन पर सेकंड आया। ठीक है, अब देखिए आपको क्या निकालने बोला है, टाइम निकालने बोल रहा है। यहाँ पे आपको जो कोणीय त्वरण है, मतलब यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है 5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो अब इस फॉर्मूले में हम लोग क्या करेंगे, बैठाएंगे एक्सेलरेशन के फॉर्मूले पे ओमेगा बाय टी। तो देखिए यहाँ पे टी हम लोगों को निकालना है, तो ओमेगा बाय यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए ओमेगा यहाँ पे आपको कितना दिया हुआ है, एंगुलर वेलोसिटी ये 25 निकल के आया हम लोगों को, और उसके बाद यहाँ पे त्वरण जो दिया हुआ है कोणीय त्वरण ये 5 दिया हुआ है, तो ये आपको कितना निकल के आया 5×25, तो 5 निकल के आया 5 सेकेंड। ठीक है, तो 5 सेकेंड के लिए इसमें क्या होगा, 5 सेकेंड टाइम के लिए इसमें अप्लाई किया गया। चलिए उसके बाद जो, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये आपका 5 सेकंड हो जाएगा। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछ रहा है कि इन ए स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर द टर्न रेशियो is 1:10. A resistance of 200 ohm connected across the secondary is drawing a current of 0.5 ampere. What is the primary voltage and current? तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक जो यहाँ पे ट्रांसफार्मर है और इसमें जो आपका टर्न है इसका रेशियो क्या दिया हुआ है, 1:10 दिया हुआ है। मतलब देखिए 1 क्या है, ये प्राइमरी का यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स है प्राइमरी का, और ये आपका हो गया सेकेंडरी जो कॉइल है यहाँ पे उसका क्या दिया हुआ है, यहाँ पे टर्न दिया हुआ है जो 10 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ट्रांसफार्मर का जो इक्वेशन है इस पर हम लोग अगर बैठाएंगे तो क्या होगा, वी पी बाई वी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन पी बाई एन एस। देखिए यहाँ पे जो वी पी है ये वोल्टेज हो गया आपका प्राइमरी के लिए, और ये जो वोल्टेज हो गया ये आपका सेकेंडरी के लिए। एन पी जो हो गया ये नंबर ऑफ क्या हो गया टर्म्स किस में, नंबर ऑफ टर्न्स किस में हो गया आपका प्राइमरी कॉइल में, और ये जो एन एस हो गया ये आपका किस में हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स किस में हो गया, सेकेंडरी कॉइल में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, हम लोगों के यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एन पी बाई एन एस कितना दिया हुआ है, ये 1:10 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए ओम का नियम से हम लोग क्या जानते हैं, V इज इक्वल टू आई आर जानते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू पहले वाले यहाँ पे सेकेंडरी वाले जो कॉइल है उसका हम लोग पहले निकालते हैं, तो वोल्टेज यहाँ पे कितना निकल के आएगा, तो देखिए 1 यहाँ पे हो जाएगा I इंटू आर क्या हो जाएगा, देखिए सेकेंडरी का, तो यहाँ पे देखिए आपको कितना एम्पियर की धारा यहाँ पे बह रही है, खींच रहा है, तो यहाँ पे 0.5 एम्पियर की। ठीक है, 0.5 इंटू क्या हो गया आपको रेसिस्टेंस यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है, तो ये आपको कितना निकल के आएगा, देखिए 2×5 = 10, तो ये आपको 100 वोल्ट यहाँ पे निकल के आएगा। ठीक है, अब देखिए 100 वोल्ट यहाँ पे हम लोग किसका निकल के आया, यहाँ पे सेकेंडरी का निकल के आया। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, अब जो इक्वेशन है उस पर हम लोग बैठाएंगे, वी पी बाई वी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स किस में हो गया आपको प्राइमरी में, और नंबर ऑफ टर्म्स किस में हो गया सेकेंडरी में। तो ये पे आपको देखिए यहाँ पे वोल्टेज जो है प्राइमरी का ये हम लोगों को नहीं मालूम, सेकेंडरी का कितना निकल के आया, 100 निकल के आया, तो यहाँ पे 1 है और बाई कितना है 10 है, 10 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या निकल के आएगा, 1010 आपका कट गया, तो वोल्टेज जो हो गया प्राइमरी का ये कितना आपको निकल के आएगा, देखिए ये आपको निकल के आएगा 10। ठीक है, 10 आपको निकल के आए। देखिए यहाँ पे सिर्फ वोल्टेज ही निकालिएगा, देखिए 10 तो किसी में नहीं है ऑप्शन में, सिर्फ एक ही गो में है यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब जो होगा ये 10 वोल्ट और 5 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद जो आपका नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछ रहा है कि एक मेढक है, एक मेढक को उसके नीचे रखी एक ऊर्ध्वाधर परिनालिका में एक विद्युत द्वारा उत्पन्न एक चुंबकीय क्षेत्र में विचलित किया जा सकता है। यह इसलिए संभव है क्योंकि मेढक का शरीर जो है ये क्या है, ये मेढक का शरीर यहाँ पे डायमैग्नेटिक है, मतलब प्रतिचुंबकीय है, इसलिए इसको विचलित किया जा सकता है। ठीक है,
चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या पूछ रहा है, इसमें आपको बोल रहा है कि एक वैकल्पिक जो वोल्टेज है इसमें E इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 200 साइन 100t दिया हुआ है। और आपका यहाँ पे देखिए 400 मिली हेनरी यहाँ पे क्या है, ये प्रेरक है। और यहाँ पे रेसिस्टेंस कितना है, 30 ओम है। ये श्रृंखला संयोजन पर अनुप्रयुक्त की जाती है, तो परिपथ का शक्ति गुणनखंड कितना है। तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको कितना निकल के आएगा, ये आपको 0.6 आपको निकल के आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही होगा। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या पूछ रहा है कि ऑर्डर ऑफ Q/M रेशियो ऑफ प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन बोल रहा है। तो Q/M पूछ रहा है, मतलब Q यहाँ पे आवेश हो गया, M कितना हो गया, मास हो गया। तो मतलब आवेश और मास का जो रेशियो है ये प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन का पूछ रहा है। तो इसका जो सही जवाब है, देखिए सही ऑर्डर जो यहाँ पे है ये क्या है, ऑप्शन नंबर ए में है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो रहेगा ये किसका है, इलेक्ट्रॉन का है, उसके बाद प्रोटॉन का है, उसके बाद अल्फा पार्टिकल का है। ठीक है, Q/M रेशियो। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या पूछ रहा है, बोल रहा है कि nवीं कक्षा में हाइड्रोजन परमाणु हेतु एक इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है, देखिए nth यहाँ पे कक्षा के लिए एनर्जी जो है ये कितना है, ये 13.6 बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में ले जाने के लिए वांछित ऊर्जा क्या होगी, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका हो गया 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद जो आपका नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। इसमें आपको क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है कि तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली है, तो एक चुंबक क्षेत्र में इसको क्या होता है, घुमाया जाता है। बोल रहा है कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा प्रत्येक डैश में एक बार बदलती है। तो देखिए ये प्रत्येक आधा घूर्णन में क्या होता है, एक बार बदलती है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको जनरेटर इफेक्ट बोलते हैं, या फिर फैराडे का जो नियम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, उसको बोलते हैं। ठीक है, इस घटना को। चलिए तो उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसको हम लोग क्या यहाँ पे पूछा गया है, 17 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव भार ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो देखिए ऑप्शन में आपको क्या है, लकड़ी है, गोबर है, नाभिक की ऊर्जा है, या फिर कोयला है। तो जो न्यूक्लियर एनर्जी है, देखिए ये आपका क्या है, ये आपका बायोमास एनर्जी सोर्स नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं है नाभिक की ऊर्जा में। और यहाँ पे आपका देखिए लकड़ी है, या फिर जो गोबर गैस है, या फिर कोयला है, ये सब में ऑर्गेनिक यहाँ पे मटेरियल है। ठीक है, चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे क्या पूछा गया है, पूछ रहा है कि एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है ये कितना है, 32 सेंटीमीटर, इसकी फोकस लंबाई कितना है। तो देखिए F इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, R/2 जानते हैं। तो यहाँ पे कितना दिया गया है, वक्रता त्रिज्या 32 दिया गया है, बाई 2 करेंगे कितना निकल के आएगा, 16 निकल के आएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि वायु से कांच में प्रकाश प्रवेश करती है जिसका अपवर्तनांक कितना है, 1.50 है। कांच में प्रकाश की गति क्या है, तो कांच में प्रकाश की गति पूछ रहा है। तो हम लोग क्या जानते हैं, v इज इक्वल टू क्या हो गया, c/n। c क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में, और n क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो यहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं, लाइट का स्पीड कितना जानते हैं, 3 × 10⁻⁴ कितना हो गया, 8 मीटर पर सेकंड हो गया। और यहाँ पे उसके बाद फिर क्या करेंगे, जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये कितना है, 1.50 है। तो इससे आप डिवाइड कीजिएगा तो कितना होगा, ये 2 बार में कट जाएगा। तो ये आपका कितना होगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये ऑप्शन में कहाँ पे है आपका, ऑप्शन नंबर बी में है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या पूछ रहा है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम का न्यूनतम अपवर्तनांक होगा। ऑप्शन ए में हो गया बर्फ, या फिर कांच, या फिर माणिक, या फिर हीरा। तो देखिए सबसे कम जो अपवर्तनांक होता है ये किसका होता है, ये बर्फ का होता है। ठीक है, बर्फ का कितना होता है, 1.31 होता है। कांच का 1.4
से लेकर 1.7 तक हो सकता है। मानिक का कितना हो सकता है 1.76 से लेकर 1.77 तक हो सकता है। हीरा का कितना होता है 2.42 होता है। तो सबसे कम किसका है, ये बर्फ़ का है। ठीक है, चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या पूछ रहा है, इसमें आपको पूछ रहा है कि एक दिए गए धात्विक तार की विद्युत प्रतिरोधकता डैश पर निर्भर करती है। तो विद्युत प्रतिरोधकता जो होता है, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी, ये किस पे डिपेंड करती है, बोल रहा है इसके लेंथ पे या फिर थिकनेस पे या फिर शेप पे या फिर नेचर ऑफ मटेरियल। तो किस पे डिपेंड करता है, ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक है, देखिए लेंथ और जो इसका मोटाई है, थिकनेस है, इस पे भी अफेक्ट करता है ये रेसिस्टेंस को, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी है, इसको सबसे ज़्यादा किस पे डिपेंड रहता है, तो ये पदार्थ की प्रकृति पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या पूछ रहा है कि दो युक्तियाँ जो है समानांतर में ए और बी दो बिंदुओं के बीच जुड़ी हुई है। ठीक है, वह भौतिक मात्रा जो इन बिंदुओं के बीच अपरिवर्तित रहती है वह है। मतलब बोल रहा है कि देखिए समांतर क्रम में दो युक्तियाँ जुड़ी हुई हैं ए और बी पॉइंट में, तो उसके बीच बोल रहे हैं ए और बी पॉइंट के बीच में कौन सी ऐसी भौतिक मात्रा है जो कि नहीं बदलती है। ऑप्शन ए में हो गया आपका करंट, या फिर बी में वोल्टेज, या फिर सी में रेसिस्टेंस, या फिर ऑप्शन डी में हो गया नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही जवाब है ये है आपका वोल्टेज। वोल्टेज क्या होता है, इन दोनों पॉइंट के बीच में क्या होगा, नहीं बदलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका करंट बदल सकता है। करंट जो डिपेंड करता है, ये आपका इंडिविजुअल जो डिवाइस है उसका रेसिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, करंट तो चेंज हो सकता है, प्रतिरोध भी दोनों डिवाइस का अलग अलग हो सकता है, लेकिन वोल्टेज क्या होगा यहाँ पे समानांतर क्रम में यहाँ पे समान होगा। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वोल्टेज दर्शाता है। वोल्टेज को कौन दर्शाता है, तो ये वोल्टेज को ए नंबर दर्शाता है। ए ऑप्शन में जो है किया गया कार्य बाय विद्युत धारा इंटू क्या हो गया समय, वर्क डन बाय करंट इंटू टाइम, ये आपको दर्शाएगा। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है आपका। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या पूछ रहा है कि प्रतिरोध जो है, देखिए आर का एक तार 10 समान भागों में काटा जाता है, फिर समानांतर क्रम में इसको जोड़ दिया जाता है। बोल रहे हैं नया प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए मान लीजिए एक तार है, इसका आर इसका प्रतिरोध है। अब बोल रहा है कि इसको 10 छोटे भाग में तोड़ दिया। ठीक है, तो इसका समांतर क्रम में जोड़ दिया, तो फिर इसका क्या होगा, प्रतिरोध क्या होगा। तो समांतर क्रम में हम लोग क्या निकालते हैं, 1/r इज इक्वल टू क्या निकलेगा, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से 1/r10 तक निकालेंगे। यहाँ पे 10 भाग में काटा है, तो देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, 1/10 इस तरीके से लिखेंगे, फिर 1/10, ये कितना तक लिखेंगे, 10 तक लिखेंगे। तो इस तरीके से जब लिखेंगे तो फिर क्या निकल के आएगा, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1/r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका 10 कितना होगा, 1/10 होगा। तो ये फिर 10 ये ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना निकल के आएगा, 100 हो जाएगा। तो 1/r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो इसलिए r बराबर क्या होगा, 1/100 होगा। मतलब ये क्या होगा, 0.001 होगा। ठीक है, तो रेसिस्टेंस यहाँ पे देखिए 0.001 r कहाँ पे है, तो ये ऑप्शन नंबर ए में है आपका। ठीक है, तो ये आपका सही जवाब होगा। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। ए में हो गया स्टील, या फिर कोबाल्ट, या फिर पीतल, या फिर निकल। तो ये आपका हो गया पीतल। पीतल देखिए जो बना होता है, ये कॉपर और जिंक का बना होता है। तो ये कॉपर और जिंक दोनों ही क्या है, मैग्नेटिक मेटल नहीं है, इसलिए पीतल जो है ये चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल में नए व्यूअर हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।